Good morning, students. Myself, Dr. Shalini Pandey, and I'm here with another topic. आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो रेशे हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो उसी श्रृंखला में हम आज एक नेचुरल फाइबर कपास, उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके प्रोसेसिंग के बारे में और उसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम कपास की बात करें तो कपास क्या है? एक बीज रेशा है जो हमें कपास के पौधे की फली से प्राप्त होता है और ये मालवेसी फैमिली से और गॉसिपियम वर्ग से संबंधित है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो कपास है वो 12,000 वर्ष पूर्व जो है ईसा पूर्व मिस्र में उगाया जाता था और भारत में भी इसके 3,000 ईसा पूर्व से उगने के प्रमाण अभी हमें मिलते हैं। और बहुत सारे रिकॉर्ड ये बताते हैं कि भारत कपास उगाने वाला और अन्य देशों को कॉटन प्रोडक्ट्स का निर्यात करने वाला एक बहुत इम्पॉर्टेंट देश था। जो मिस्र में कपास उगाया जाता था उसको दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में, उगे हुए कपास की तुलना में काफ़ी अच्छा माना जाता था और जो मिस्र का कपास जो शब्द है वो एक अच्छी गुणवत्ता का संदेश देता था। तो कपास आज भी देखें तो दुनिया का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक फाइबर है जिसका उपयोग हम घरेलू सामान और औद्योगिक उत्पादों के लिए हम करते हैं। और दुनिया भर में अगर जितना भी कपड़े का खपत होती है उसमें सबसे अधिक ज़्यादा खपत किसकी है? कॉटन की ही है। कपास क्या है? एक मुख्य रेशा है जो एक कपास के पौधे के बीज के चारों ओर एक बीज कोश के रूप में उगता है। ये अमेरिका सहित हम देखेंगे तो भारत और अफ्रीका के ऐसे देश जहाँ पर गर्म क्लाइमेट है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। अगर हम कपास शब्द की उत्पत्ति को देखें तो ये एक अरबी भाषा का शब्द कॉटन या कुटून से लिया गया है जिसका अर्थ है विजित भूमि पर पाया जाने वाला पौधा, है ना। तो जब जो अरबी लोग थे वो आक्रमण कर रहे थे तो उन्होंने जो भी उष्णकटिबंधीय इस तरह के भारत आदि के क्षेत्रों को विजिट किया तो उन क्षेत्रों पे पाया जाता था। तो इसलिए इसका नाम कॉटन या कुतून से इसको लिया गया है जो बाद में कॉटन हुआ। तो कपास का जो रेशा है वो एक लंबी कोशिका है जो कि अब किससे मिलके बनी होती है? सेल्यूलोज के अणुओं से मिलके बनी होती है। और ये जो रेशा है वो एक जो कॉटन का जो पॉड है उस पे उगता है और एक झाड़ीदार पौधा ये होता है। और कपास को रेशों का राजा कहा जाता है क्योंकि अगर हम देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक रेशा है। अब हम चलते हैं कपास की प्रोसेसिंग की तरफ कि जैसे कपास को कैसे उगाया जाता है, कैसे उसके फाइबर से हम उसको हार्वेस्ट करके किस प्रकार हम वस्त्र उपयोग में लाते हैं। तो हम देखेंगे कि कपास की जो खेती है वो गर्म और आर्द्र जलवायु में की जाती है और इसके लिए जो काली मिट्टी है वो उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह से नमी को अब्जॉर्ब करके रख सकती है। तो कपास के खेत को में जब हम बीज बोते हैं तो 3 से 4 फीट की दूरी पर हम पैरेलल पंक्तियाँ बनाते हैं, उन पे हम पौधों को बीज की बुवाई करते हैं और इसके लिए हमें इरिगेशन की आवश्यकता होती है। और यह पौधा जो है 80 to 100 डेज़ में क्या होता है? पूर्ण तरह विकसित हो जाता है और इसमें फूल आने लग जाते हैं। तो जब ये फूल आते हैं तो ये स्टार्टिंग में होते हैं आपके वाइट कलर के फूल होते हैं, फिर धीरे ये अगले दिन ये कन्वर्ट होते हैं गुलाबी रंग में। फिर उसके बाद इन फूलों में हमें फलियाँ पॉट से दिखाई देने लगते हैं, है ना। और ये पॉट फिर क्या होते हैं? जब मेच्योरिटी को प्राप्त हो जाते हैं तो ये फूट जाते हैं और इनमें से जो कॉटन के वाइट रेशे हैं वो दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के हम देखें तो कपास के रेशे को बोने से लेकर हार्वेस्ट करने तक में लगभग 5 से 6 महीने का समय लगता है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें है ये कपास की जो पूरी ग्रोथ है फ्रॉम सीड टू फाइबर इसको दिखा रहा है। इनिशियली जो कॉटन का सीड हम जब प्लांट करते हैं तो उसमें जो बड आता है वो इस तरह का होता है। फिर कॉटन जब ब्लॉसम करने लगता है तो उसका जो फूल होता है वो पहले वाइटिश या क्रीमिश कलर का होता है, फिर वो पिंक होता है और फिर वो डार्क पिंक होता है और उसके बाद उसमें कॉटन की जो बॉल्स हैं वो आने शुरू होते हैं एक पॉट्स के रूप में। तो ये पॉट्स पहले हरा होता है, फिर ये थोड़ा सा इसमें से ये ब्रेक होने लगता है और इसमें से वाइट वाइट कपास हमें दिखाई देने लगती है और फिर एंड में ये कॉटन जो है वो पूरी तरह से जो उसका बाहर का पॉड है ये सूख के ड्राई हो जाता है और सिर्फ कॉटन के जो रेशे हैं वाइट वो हमें दिखाई देते हैं। तो इस स्टेज पे हम कॉटन को हार्वेस्ट करते हैं। तो ये जो पूरी साइकिल है कॉटन ग्रोथ की, तो ये 5 से 6 महीने इसमें समय लगता है।
अगर हम अब हम कॉटन की हार ग्रो करने के बाद जब हम कॉटन को प्रोसेस करते हैं तो उसमें सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है पिकिंग। पिकिंग मीन्स तोड़ाई करना। तो कपास को क्या किया जाता है, या तो हाथों से तोड़ा जाता है या फिर मशीन के उपयोग से हम क्या करते हैं, कॉटन के पॉट्स की पिकिंग करते हैं। ठीक है, तो जो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मैन पावर ज़्यादा होने की वजह से हम हाथ से काम लेते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत बड़े लैंड है तो वहाँ पर मशीनों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तो जो कपास की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी हद तक जो पिकिंग प्रोसेस है उस पर निर्भर करती है। यदि हम केवल जो कॉटन की जो वाइट बॉल्स है या फ्लीस है उसी को ही हम निकालें, है ना, छाल और सूखी पत्तियों से बचाकर सावधानी से तोड़ें, तो जो कॉटन प्राप्त होगा उसकी गुणवत्ता क्या होगी, अच्छी होगी, और उसकी कीमत भी हमें अच्छी प्राप्त होगी। तो जो हम इस जो कॉटन हम पिक करेंगे तो उस कॉटन में क्या होगा, कई तरह की अशुद्धियाँ होंगी, क्योंकि कई उसके साथ साथ कॉटन के साथ साथ कुछ उसके डंठल भी टूट के आ जाएंगे, कुछ उसमें हो सकता है कि उसके छिलके आ जाएं। तो इसलिए जो ये कॉटन है पिक किया हुआ, ये काफ़ी रॉ कॉटन होता है और इसकी कीमत हमें बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं होती। तो इसके बाद कॉटन की पिकिंग के बाद जो अगला स्टेप आता है उसे कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। तो गिनिंग क्या है, गिनिंग जो एक कपास को जब हम पिक कर लेते हैं उसके बाद एक गिनिंग मिल होती है। वहाँ हम क्या करते हैं, इसके बीज से रेशों को हम क्या करते हैं, जनरली अलग करते हैं, क्योंकि जब हम कॉटन को पिक कर रहे हैं तो कॉटन में क्या होता है कि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो जो एक कॉटन जिन एक मशीन है जो विटनी द्वारा आविष्कार की गई थी, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कपास के जो रेशे हैं उसमें से हम क्या करते हैं, अशुद्धियों को अलग करते हैं। तो जब कपास को हम गिनिंग मिल में भेजते हैं तो उसमें बीज के छिलके हैं, पत्ती के टुकड़े हैं, गंदगी आदि होते हैं, है ना। तो जिनको हमें स्पिनिंग से पहले हटाना होता है ना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें एक घूमने वाली एक बैंड जो इसमें आरी जैसी पंक्तियाँ बनी होती हैं, तो उससे क्या होता है, फाइबर से जो होते हैं वो बीज और जो इम्प्योरिटीज़ होती है उनको अलग किया जाता है। तो जैसे ये देखेंगे आप यहाँ पर, जो ये कॉटन जो है, बीज के साथ जब कपास को हम ड्रायर में भेजा जाता है, फिर उसको सफाई मशीनों के माध्यम में ले जाया जाता है। फिर उससे क्या होता है, कपास में जो लगी गंदगी है, तने, सामग्री आदि सबको हटा दिया जाता है। और उसके बाद फिर जब वो पूरी तरह साफ़ और सूख जाता है तो फिर कपास को जिनिंग के स्टैंड पर लिया जाता है, जहाँ पर छोटे जो गोल आरी होती हैं उनसे जो फाइबर्स और बीज को सेपरेट किया जाता है। तो इससे क्या होता है, ये जो हमारे अब देखेंगे यहाँ पर ये इम्प्योर कॉटन है और ये गिनिंग के बाद हमें जो प्योर कॉटन प्राप्त हो रहा है वो ये है। ठीक है, तो इससे जो हमें कॉटन प्राप्त हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं स्लाइवर। तो ये कॉटन के स्लाइवर हमें प्राप्त हो रहे हैं, है ना। उसके बाद इन स्लाइवर्स को हम क्या करते हैं, बड़े बड़े बंडल्स में बना के, बेल्स बना के क्या करके किया जाता है, इनको पैक किया जाता है और उसके बाद इसको फर्दर आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। तो गिनिंग के बाद जो अगली प्रोसेस आती है वो होती है कार्डिंग। तो कार्डिंग में क्या होता है कि जैसे हम कपास को, जब गिनिंग है, जो ओटने की प्रक्रिया के दौरान हम साफ़ तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, इतना साफ़ नहीं होता है कि उसको हम सीधे टेक्सटाइल मटेरियल बनाने के लिए उपयोग कर सकें। तो इससे क्या होता है, फिर जो कपास की जो बेल्स बनी हुई है, जो बड़ी बड़ी गठरियाँ बनी होती हैं, उनको उन गांठों से निकाला जाता है ना। फिर एक मशीन होती है जिसमें उसको साफ़ करने और सुखाने के लिए, एक प्रोसेसिंग के लिए उसमें भेजा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो रेशे जो हमने निकाले हैं उन रेशों को क्या कहते हैं, कंघी या ब्रश किया जाता है, जिसके द्वारा वो सीधे और समानांतर तरीके के हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो कार्डिंग मशीन होती है उसमें हम रेशों को भेजते हैं तो वो उन्हें सीधा करने और साफ़ करने का काम करती है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जब हमें जो कॉटन प्राप्त होता है वो एक नरम, मतलब एक सॉफ्ट पैरेलल जो कॉटन है, लंबी रस्सियों के रूप में हमें प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं स्लेवर। ठीक है, तो जेम्स हरग्रीव्स और लुई पॉल हैं जो उन्होंने कार्डिंग प्रक्रिया का आविष्कार किया। तो कार्डिंग प्रक्रिया में हम क्या कर रहे हैं, जो रेशे हैं उनको सीधा और समानांतर कर रहे हैं कंघियों के द्वारा या ब्रश करने के द्वारा। तो ये है कार्डिंग प्रोसेस। कार्टिंग के साथ ही रोविंग की प्रक्रिया भी जुड़ी हुई है। रोविंग की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो कॉटन के जो पैरेलल हमें रेशे प्राप्त होते हैं उनको हम क्या करते हैं, पतले पतले धागों के रूप में खींची के उनको एक बॉबिन के अराउंड क्या करते हैं, लपेट देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो स्टोरेज है, स्टोरेज के लिए वो जो कॉटन है वो आसान हो जाता है और उसको फिर आगे कताई प्रक्रिया के लिए यूज़ किया जाता है। तो रोविंग के बाद हम करते हैं कॉटन की स्पिनिंग। स्पिनिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, जो फ्रेम्स होते हैं स्पिनिंग के, उसमें हम क्या करते हैं, कॉटन के स्लाइवर को
ले जाकर उसमें क्या करते हैं, ट्विस्ट इनकॉर्पोरेट करके हम क्या करते हैं, धागे का निर्माण या सूत का निर्माण करते हैं। तो जो सूत निर्माण होता है उसके बाद ही फर्दर इस सूत को उपयोग करके हम कॉटन के फैब्रिक को बनाते हैं। तो कॉटन जो कताई है यहाँ पर ये क्या है, कॉटन में की जाने वाली लास्ट या फाइनल प्रक्रिया है। तो आप देखेंगे कि हमने कॉटन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं की। पहले हमने पिकिंग की, उसकी तुड़ाई की, फिर हमने उसको गिनिंग प्रोसेस के थ्रू गुजारा, उसके मतलब ओटना। उसके बाद थर्ड प्रोसेस हमने उसमें की कार्डिंग की, कार्डिंग के बाद हमने उसमें किया रोविंग, रोविंग के बाद हमने की स्पिनिंग। तो ये कॉटन में की जाने वाली आवश्यक प्रोसेसेस हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कपास के जो रेशे हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उनमें पाई जाती हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पहली बात करते हैं कॉटन की स्ट्रक्चर की, संरचना की। तो जो कॉटन का फाइबर है वो एक क्या है, सेल्यूलोजिक फाइबर है। तो उसका हम देखेंगे तो अगर माइक्रोस्कोप के अंदर उसका आधार हमें पतला और पतला किनारा दिखाई देता है, और जो रेशे हैं उनकी लंबाई 1/2 इंच से 2.5 इंच तक होती है, और जो कपास के रेशे हैं उनका व्यास 12 से 20 माइक्रोमीटर तक होता है ना। अगर हम कपास की स्ट्रक्चर को देखें तो हमें उसकी कोशिका में एक बाहरी झिल्ली मिलेगी, एक प्राथमिक दीवार मिलेगी, एक द्वितीयक दीवार मिलेगी, और एक केंद्रीय पाइप जैसी संरचना दिखेगी जिसे हम ल्यूमन कहते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो कॉटन का रेशा है, अगर हम इसको देखेंगे तो ये इसमें हमें एक ये प्राइमरी वॉल मिलेगी, ठीक है, इसके बाद एक सेकेंडरी वॉल मिलेगी, और इस सेंटर में एक खोखली संरचना मिलेगी जिसे हम ल्यूमन कह रहे हैं। तो ये देखिए, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ये सेकेंडरी वॉल है, ये प्राइमरी वॉल है, और ये खोखली संरचना ल्यूमन कहलाती है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम इस रेशे को देखें तो ये हमें ट्विस्टेड रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। मतलब जैसे रिबन को अगर हम घुमा दें तो उस तरह का आकार हमें दिखाई देता है, और इसमें कन्वर्जन इनको हम कहते हैं। तो जो हमारे जो मिच्योर जो हमारा कॉटन का फाइबर होगा, जो उसके अंदर जो खोखला हिस्सा है जिसको हम ल्यूमेन कह रहे हैं, वो क्या होगा, पतला होगा। लेकिन जो इमेच्योर जो रेशे होंगे उनमें जो ल्यूमन होंगे वो बड़े आकार का होगा। और कपास को अगर हम क्रॉस सेक्शनल अगर हम व्यू देखें कपास का, तो वो हमें गुर्दे के आकार का, मतलब जैसे हमारी किडनी होती है उस शेप का हमें दिखाई देता है। तो अगर हम देखें तो ये देखिए, ये कॉटन का स्ट्रक्चर है, ये कैसा दिख रहा है हमें, ये किडनी के शेप का दिखाई दे रहा है। और जो ये ल्यूमन है, अगर ये मेच्योर रेशे होंगे तो इनमें जो ल्यूमन का आकार है वो छोटा होगा। लेकिन अगर ये इमेच्योर रेशे हैं, अपरिपक्व रेशे होंगे कॉटन के, तो इनमें जो ल्यूमन है इसका आकार बड़ा होगा। तो ये हो गई कॉटन की संरचना। अगली बात करते हैं कॉटन की स्ट्रेंथ के बारे में। अगर हम कॉटन की स्ट्रेंथ देखें तो कॉटन की जो स्ट्रेंथ है वो मीडियम कैटेगरी की होती है, और जो कपास की जो स्ट्रेंथ है, जिसको हम टेनेसिटी कहते हैं, टेनेसिटी 3 से लेकर 5 ग्राम प्रति डिनियर तक होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कॉटन में नोट करने वाली ये है कि जब हम कॉटन को के फाइबर को अगर हम गीला कर दें तो गीला करने पे क्या होती है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो गीला होने पर जो कॉटन है उसकी ताकत क्या है, 120% तक क्या होती है, बढ़ जाती है ना। तो कॉटन जो फाइबर है वो क्या है, एक मीडियम स्ट्रेंथ कैटेगरी का फाइबर है, और उसको गीला करने पर उसकी स्ट्रेंथ एनहांस हो जाती है। अगली प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी अगर हम देखें तो कपास की जो रेशे है उसका जो 60% स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टली होता है। तो उस कारण क्या होता है कि उसमें जो इलोंगेशन की प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं पाया जाता है। लगभग 3 to 7% अगर हम फाइबर को खींचें तो उतना ही वो इलोंगेट हो पाता है ना। और अगर हम इसकी इलास्टिक रिकवरी की बात करें तो अगर हम इसको 2% स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा कि 75% जो फाइबर 75% तक हम ये जो कॉटन का फाइबर है अपना शेप रिटेन कर सकता है। लेकिन अगर हम जैसे जैसे इलोंगेशन को बढ़ाएंगे, अगर हम सपोज कीजिए कि कॉटन फाइबर को 5% तक स्ट्रेच कर दें, तो कपास जो अपने ओरिजिनल जो शेप है उसमें सिर्फ 50% तक ही रिटर्न हो पाता है ना। तो जो ये कपास की इलास्टिसिटी हुई। अगली प्रॉपर्टी की बात करें फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो कॉटन फाइबर में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। क्यों? अगर आप देखेंगे भी जो कॉटन के जो बने हुए कपड़े होते हैं उन पर आसानी से हम क्या देखते हैं, क्रीज पड़ जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और जब भी हम उन्हें धोते हैं तो वो मुड़ जाते हैं, तो इसलिए हमें हर बार उन्हें प्रेस करने की आवश्यकता होती है ना। लेकिन अगर जो बहुत सारी परिष्कृतियाँ होती है, बहुत सारी फिनिशेस होती हैं, जिसमें एक फिनिश है रिंकल रेजिस्टेंस, अगर हम उस फिनिश से कॉटन फाइबर को गुजारें तो कपास की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है घर्षण प्रतिरोध, मतलब एब्रेशन रेसिस्टेंट। तो जो कपास है वो घर्षण के प्रति भी मीडियम कैटेगरी का ही प्रतिरोध दिखाता है।
अगली प्रॉपर्टी है मॉइस्चर रिगेन। मॉइस्चर रिगेन की बात करें तो कॉटन एक तरह का क्या है, हाइड्रोफिलिक फाइबर है, अर्थात वो जल को अपनी ओर अवशोषित करता है, जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन देखें उनमें जो मॉइस्चर रिगेन कैपेसिटी है कॉटन की वो 8.5% है। तो जो उसकी अवशोषण क्षमता है वो क्या है, काफ़ी अच्छी है, और इसकी जो ताप परिचालकता होती है वो भी अच्छी होती है। तो इस कारण जो कॉटन के फाइबर है वो हमें गर्मियों में हम इसे पहनते हैं और वो हमारे शरीर को कंफर्ट प्रदान करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है डिमेंशनल स्टेबिलिटी। तो डिमेंशनल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, जो कपास के रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, और वो एक कोशिकीय हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ते या खिंचते भी नहीं हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम कपड़े कॉटन के फाइबर से धागों का निर्माण करते हैं तो धागे क्या होते हैं कि वो टेंशन में उनको काता जाता है, तो जिस कारण से उनसे अगर हम कपड़े बनाते हैं तो फिर क्या होते हैं कि लूम में भी जो कपड़ा होता है वो स्ट्रेच होता है, तो हमें श्रिंकेज देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम डायमेंशनल स्टेबिलिटी की बात करें फाइबर की, तो कपास के रेशे काफ़ी हद तक स्थिर होते हैं। अगली प्रॉपर्टी है थर्मल प्रॉपर्टीज़। थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो कॉटन की जो फाइबर है वो क्या होते हैं, अच्छे थर्मल के कंडक्टर होते हैं, इसलिए क्या है उन्हें हम ठंडा फाइबर मानते हैं। और जो गर्म परिस्थितियां हैं, जो शुष्क परिस्थितियां हैं, उसमें हम क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो हमारी शरीर से पसीने को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है उसको भी हमारी बॉडी से ट्रांसमिट ईजिली कर देते हैं, उसे होल्ड करके नहीं रखते हैं। तो इस कारण जो अगर हम देखेंगे, जो उसकी थर्मल प्रॉपर्टी भी क्या है, ये जो थर्मल हीट है उसके क्या है, कंडक्टर होते हैं। अगर हम कपास के रेशों को अगर हम इनकी फ्लेम की बात करें, तो अगर हम इनको जो 250 डिग्री सेल्सियस है, तो कपास का जो रेशा है वो पिघलता नहीं है, है ना। तो 250 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊंचा तापमान होगा तो वो क्या होगा, वो जलने लगेगा, है ना। तो ये मीडियम रेंज तक के तापमान को बियर कर सकता है, तो इसलिए हम इजीली इसके फाइबर से बने हुए कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं अप टू 250 डिग्री सेल्सियस तापमान तक, क्योंकि उसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, फिर जलने लगेगा, है ना। और अगर हम कपास के रेशे को आग में लौ में जलाएं तो ये लौ में क्या होता है, धीरे धीरे जलता है। और अगर हम फ्लेम से इस रेशे को हटा लेंगे तो भी ये धीरे धीरे सुलग सुलग कर जलता रहेगा, क्योंकि ये फ्लेमेबल फाइबर है। और जब हम इसे जलाएंगे तो हमें कागज़ के जलने जैसी स्मेल आएगी, और इसकी जो राख होगी वो रोएदार होगी। तो ये हो गई कपास की थर्मल प्रॉपर्टीज़। तो अब हम पढ़ते हैं कपास की रासायनिक गुणों के बारे में। अभी हमने पढ़े कपास के भौतिक गुण, अब हम पढ़ते हैं रासायनिक गुण की, विभिन्न रसायनों का इसके फाइबर पर क्या प्रभाव होता है। तो पहला है क्षार का प्रभाव। अगर हम देखेंगे तो क्षार के प्रति जो कपास है वो प्रतिरोधी होता है, अर्थात मतलब क्षार का कपास के रेशों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। तो सभी प्रकार के जो साबुन हैं, जो डिटर्जेंट्स हैं, जो क्षारीय हैं, उनका उपयोग हम कॉटन को वॉश करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा देखें हम अम्ल का प्रभाव। तो कपास की अम्लों के प्रति प्रतिरोध क्षमता क्षार की प्रतिरोध क्षमता से कम होती है ना। जो हल्के आपके जो एसिड होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड या साइट्रिक एसिड, है ना, तो इनके प्रति तो वो रेजिस्टेंट है, उनसे उनसे रेशों को बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर जो हाई एसिड है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उनके द्वारा अगर वो उसके संपर्क में आता है कपास का रेशा, तो वो नष्ट हो जाता है। तो एसिड्स का कपास के रेशे पे थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा है ब्लीच का प्रभाव। जो कपास है उसमें हम क्लोरीन और परबोरेट ब्लीच को इजीली उपयोग कर सकते हैं, और इसके द्वारा कपास का रेशा क्षतिग्रस्त नहीं होता है ना। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में ब्लीच का उपयोग करेंगे तो जो कॉटन का फाइबर है वो हल्का पीला पड़ जाता है और उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। अगला है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्वेंट्स की बात करें तो कपास जो है वो कुप्रम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रिथिन डायनामाइट में घुलनशील है, और जो अन्य विलायक हैं उसमें वो कॉटन घुलता नहीं है, कॉटन का रेशा घुलनशील नहीं है। अगला है इफेक्ट ऑफ सनलाइट। अगर हम सनलाइट का इम्पैक्ट देखें कॉटन के रेशे पे, तो अगर हम कॉटन के रेशे को बहुत लंबे प्रोलॉन्ग समय तक सनलाइट के एक्सपोजर में रखेंगे तो कपास के जो रंग है वो हल्का पीलापन सा उसमें आने लगता है ना। और अगला है इफेक्ट ऑफ मिल्ड्यू, मतलब फफूंदी का प्रभाव। तो हम देखेंगे जो कपास है, कपास क्योंकि सेल्यूलोजिक फाइबर है, तो इसमें फफूंदी जैसे बैक्टीरिया और कवक इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, है ना। अगर इसमें कॉटन के कपड़े में अगर मॉइस्चर रह जाएगा, है ना, नमी रह जाएगी, तो क्या होता है कि उसमें एक फफूंदी के काले काले धब्बे विकसित हो जाते हैं। अगला है इफेक्ट ऑफ मोथ। अगर हम देखें तो
एक सिल्वर फिश होती है जो कपास के रेशे को नुकसान पहुंचाती है, कपास के बने हुए कपड़ों को नुकसान पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि ये एक प्लांट बेस्ड सेल्यूलोजिक फाइबर है। तो वो क्या करती है, सिल्वर फिश इसे खाती है, तो जिस कारण से वो कॉटन के कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगला है इफेक्ट ऑफ प्रिसिपिटेशन। हम देखेंगे कि कपास के कपड़ों पे पसीने का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और हमारे कपड़ों का रंग, कलर, शेप इंटैक्ट रहता है। तो ये थी कपास की केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम आते हैं कपास के उपयोग के बारे में। तो जो हम देखेंगे कपास का रेशा है, जिसको हमने वर्साटाइल रेशा कहा जाता है, या इसे हम रेशों का राजा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कपास के जो यूज़ है वो बहुत वर्साटाइल है, मतलब कई सारे उसके उपयोग हैं। और क्योंकि उसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है और उसका जो कंफर्टिंग प्रॉपर्टी है ड्यू टू एब्जॉर्बेंसी और उसकी स्ट्रेंथ के कारण, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक आरामदायक फाइबर के रूप में जानते हैं। तो कपास का जो उपयोग है वो घरेलू सामान है, हमारे पहनने वाले कपड़े हैं, इसके अलावा जो औद्योगिक उत्पाद हैं, जैसे हम तिरपाल बन रहा है, या टेंट का तंबू बन रहा है, या फाइबर्स बन रही हैं, या आर्मी की ड्रेस बन रही है ना। तो इसके अलावा जो स्पेस में जाने वाले साइंटिस्ट हैं, उनके कपड़े जो हैं बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम कपास के रेशों के अनेक वेरिएशन, जैसे मखमल का कपड़ा है, कॉर्ड्रॉय है, चैम्ब्रे है, विलोर है ना, फिलानेन का कपड़ा, ये सभी कपड़े कपास के रेशे की मदद से बुने जाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कपास जो है वो मिक्सिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अनेक अन्य फाइबर जैसे ऊन है, या फिर हमारे सिंथेटिक जो फाइबर है जैसे पॉलिएस्टर है, उन सभी के साथ मिश्रण करने के लिए भी कपास के रेशे का उपयोग किया जाता है मिश्रित फैब्रिक्स को बनाने में। इसके अलावा जो हमारे अंडरगारमेंट्स हैं, सॉक्स हैं, हमारी टी शर्ट हैं, इस तरह के कपड़े बनाने में कॉटन का बहुत उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो फिशिंग नेट बनते हैं, या फिर कॉफ़ी मशीन के जो फिल्टर बनते हैं, टैंट बनते हैं, बुक बाइंडिंग और अभिलेख के जो कागज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें भी हम कॉटन के रेशे का उपयोग करते हैं। तो जो कॉटन के लिंटल होते हैं, लिंटर मतलब जो छोटे रेशे जो बच जाते हैं जब हम गिनिंग की प्रोसेस करते हैं, तो उसके बाद जो बीच पर जो बचे हुए छोटे छोटे जो रेशे हैं उनको हम लिंटर कह रहे हैं। तो कॉटन के जो लिंटर्स हैं उनका उपयोग हम क्या करते हैं, जो पट्टियाँ बनती है, या जो हम अपने ईयरबड है, ईयर स्वैप्स यूज़ कर रहे हैं, है ना, बैंक के नोट हैं, है ना, एक्सरे के सामान आदि, इनको बनाने के लिए भी जो कॉटन लिंटर है उनका उपयोग किया जाता है। तो इसके अलावा जो कॉटन का जो सीड है उसका भी उपयोग हम करते हैं, क्योंकि जो कॉटन का जो सीड है वो क्या है, एक एडिबल बीज है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपने जानवरों को खिलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं और इसका तेल बनाया जाता है। जो कॉटन के जो बीज हैं उनसे निकलने वाला जो तेल है वो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है ना, उसमें और पॉली अनसेचुरेटेड वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है ना, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, तो जिससे इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी होती है ना। तो कपास के बीज का उपयोग खाना बनाने में, साबुन बनाने में, है ना, इमल्सीफायर की तरह, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, है ना, प्लास्टिक उत्पादों के लिए किया जाता है। और इसके बाद जो तेल निकालने के बाद जो बच जाता है अवशेष, उसको स्टॉक फीड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका उपयोग जानवरों को प्रोटीन, क्योंकि ये रिच है इसलिए जानवरों को खिलाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था कॉटन के फाइबर का उपयोग। आई होप आपको कॉटन के रेशे की प्रॉपर्टीज़, कॉटन के फाइबर की प्रोसेसिंग और उसके जो उपयोग है उनके बारे में इस लेसन में समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।